यस। हाँ जी बेटे, हम लोग ने कल रिवैल्यूएशन ऑफ असेट वाला टॉपिक डिस्कस किया था ना, और मैंने कहा था कि हम असेट की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज तो कर देते हैं, लेकिन उसका अकाउंटिंग इफेक्ट क्या आता है दैट नीड टू बी डिस्कस्ड। लिखना शुरू करेंगे। एकदम फ्रेश टॉपिक है जो आपने कल इलस्ट्रेशन नंबर 12 किया था, उसी के नीचे लिखना शुरू करें। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हाँ जी, बोलो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ revaluation of asset. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ revaluation of asset। देखिए 5 मिनट तक जब तक मैं आपको एंट्रीज लिखवाऊंगा, आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है इस एंट्री का मीनिंग क्या है क्या नहीं है, बिकॉज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, एंट्रीज थोड़ी कंफ्यूजिंग सी लगेगी, इसलिए आप सिर्फ लिखते जाएंगे एक बार, है ना। टॉपिक का नाम क्या लिखा अपन ने? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। इसमें नंबर ए डाल के लिखिए, कैपिटल ए, कैपिटल ए लिखिए। फॉर द असेट, फॉर द असेट revalued, for the asset revalued first time। जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं समझाता भी जाऊंगा। फॉर द एसेट रिवैल्यूड फर्स्ट टाइम, यानी हम जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो उस केस में कर रहे हैं जब एसेट का पहली बार क्या हो रहा होगा, रिवैल्यूएशन। लिखिए नंबर 1 डाल के इसमें, फॉर अपवर्ड रिवैल्यूएशन। अपवर्ड, UPWARD, अपवर्ड, फॉर अपवर्ड रिवैल्यूएशन। एंट्री लिखेंगे asset account debit, asset account debit to revaluation surplus account, asset account debit to revaluation surplus account। यानी जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये वाली एंट्री पास होगी। नंबर 2 लिखिए, फॉर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, फॉर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। एंट्री लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। लिख लिया बेटा? एक लाइन छोड़कर लिखेंगे कैपिटल बी, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो तो कैपिटल ए वाला फर्स्ट पॉइंट हो गया, कैपिटल बी में लिखेंगे फॉर subsequent revaluation, for subsequent revaluation। now what is the meaning of subsequent revaluation? मतलब जिस एसेट का आप रिवैल्यूएशन कर रहे हैं उसका पहले भी रिवैल्यूएशन हो चुका है, तो पहले रिवैल्यूएशन वाले केस में तो आपने ए और जो फर्स्ट और सेकेंड एंट्री थी वो लिख ली। अब हम लोग उसी एसेट का जिसका दोबारा से रिवैल्यूएशन हो रहा है उसका क्या अकाउंटिंग इफेक्ट होगा, दैट हैज टू बी डिस्कस्ड। इसमें स्मॉल ए डाल के लिखें, स्मॉल ए, कैपिटल बी वाले पॉइंट में स्मॉल ए एक हेडिंग और आएगी, फॉर द एसेट, फॉर द एसेट revalued, for the asset revalued upward, for the asset revalued upward earlier, for the asset revalued upward earlier। मतलब हम उस एसेट का दोबारा से रिवैल्यूएशन कर रहे हैं जिसका पहली दफा जब रिवैल्यूएशन किया गया था तो एसेट की वैल्यू एक्स्ट्रा, मतलब अपने को मार्केट वैल्यू एक्स्ट्रा मिल रही थी। इसमें पॉइंट नंबर 1 डाल के लिखें, फॉर
अपवर्ड रिवैल्यूएशन, फॉर अपवर्ड रिवैल्यूएशन। इसका मीनिंग ये हुआ कि जिस असेट का दोबारा से रिवैल्यूएशन किया जा रहा है वो असेट पहले भी इंक्रीज हुई थी और अभी भी दोबारा करने पर भी क्या हो रही है, इंक्रीज। एंट्री लिखिए, एसेट अकाउंट डेबिट, asset account debit to revaluation surplus account, asset account debit to revaluation surplus account। लिख लिया? सेकेंड पॉइंट डाल के लिखिए, फॉर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, फॉर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। इससे पहले वाले की हेडिंग आपने लिखी थी फॉर अपवर्ड रिवैल्यूएशन, इस वाले की हेडिंग लिख रहे हैं आप फॉर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। ध्यान से सुनिएगा बेटे, एंट्री लिखिए, रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू असेट अकाउंट। क्या एंट्री लिखी अपन ने, बोलिए जरा, रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। ये बेटा कैपिटल जो आपने हेडिंग बी में डाली थी उसका जो स्मॉल ए आपने लिखे थे उसकी अकाउंटिंग हो गई। अब आप एक लाइन छोड़कर स्मॉल बी लिखिए, एक लाइन छोड़कर स्मॉल बी, मतलब ये हमारा सेकेंड पॉइंट आ गया। फॉर द असेट, फॉर द असेट revalued downward earlier, मतलब जिस असेट का हम वापस से रिवैल्यूएशन कर रहे हैं उसका जब पहली बार रिवैल्यूएशन हुआ था तो असेट की वैल्यू डिक्रीज हुई थी। अब इस असेट का जब वापस से क्या किया जा रहा है, रिवैल्यूएशन, तो या तो ये असेट इंक्रीज होगी या ये असेट डिक्रीज होगी। इसमें नंबर 1 पॉइंट डाल के लिखें, फॉर अपवर्ड रिवैल्यूएशन, फॉर अपवर्ड रिवैल्यूएशन। एंट्री लिखिए, asset account debit, asset account debit to profit and loss account, asset account debit to profit and loss account, to revaluation surplus account, to revaluation surplus account। लिख लिया? नंबर सेकेंड पॉइंट डाल के लिखें, फॉर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, फॉर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, यानी जिस एसेट का हम वापस से रिवैल्यूएशन कर रहे हैं वो पहले भी डिक्रीज हो रही थी और अभी भी क्या हो रही है, डिक्रीज। एंट्री लिखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। ओके बेटा, अब अगर आप देखेंगे तो आपने बहुत 6-7 एंट्री लिख ली। कभी रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट हो रहा है, कभी पी एंड एल अकाउंट क्रिएट हो रहा है, कभी पी एंड एल डेबिट हो रहा है, कभी रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो रहा है। पहले तो अपन ये मतलब समझते हैं कि इस रिवैल्यूएशन सरप्लस का मतलब क्या है। बेटा प्रॉफिट जो है ना वो दो तरह का होता है, एक होता है रियलाइज्ड प्रॉफिट, एक होता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। बोलिए जरा, फर्स्ट प्रॉफिट इज, सेकंड इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट? मैंने किसी एक्स कंपनी के कुछ 1 लाख रुपए की कॉस्ट के शेयर खरीदे, यानी मेरी जेब से कितना पैसा खर्च हुआ, 1 लाख।
उनकी मार्केट में कीमत 2,50,000 रुपए की चल रही है। बताइए मुझे कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ? यही गलती करी ना आपने। मैंने क्वेश्चन बोला कि मैंने 1,00,000 रुपए की जो मैंने शेयर खरीदे उसके लिए मैंने 1,00,000 रुपए खर्च किया था। आज उनकी मार्केट प्राइस 2,50,000 रुपए की चल रही है। मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? आप 1,50,000 रुपए का वैल्यू तो सही बोल रहे हैं, लेकिन मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि मेरा प्रॉफिट कितने का हुआ था। बोलेंगे सर प्रॉफिट हुआ नहीं है क्योंकि अभी तक आपने उन शेयर्स को बेचकर 2,50,000 रुपए रिकवर नहीं किए हैं। अभी तक मेरी जेब में 2,50,000 आए नहीं है। अगर 1,00,000 रुपए के शेयर को 2,50,000 में बेच दूं तो मेरे को नेट में 1,50,000 का जो प्रॉफिट हो रहा था वो रियलाइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दूसरी कहानी, अगर इन्हीं इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल डिसीजन ऐसा आया, कोई वर्ल्ड इकोनॉमी में कोई चेंज आया कि किसी कारण से सेंटिमेंट बाजार का चेंज हो गया और वह 1,00,000 के इन्वेस्टमेंट कितने पे चले गए? 80,000। बताइए मुझे लॉस कितने का हुआ? लॉस नहीं हुआ, नहीं जीरो तो नहीं है, 20,000 का डिफरेंशियल फिगर है, लेकिन मुझे वो लॉस जो है वो मैंने अभी तक रियलाइज नहीं किया है क्योंकि मेरी बुक्स में ही वैल्यू चेंज हो रही है, बुक्स में ही वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है ना बेटे। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट ना और लॉस दोनों एक जैसे होते हैं। एक होता है रियलाइज्ड प्रॉफिट, एक होता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। उसी तरीके से रियलाइज्ड लॉस और अनरियलाइज्ड, यानी बुक्ड लॉस और अनबुक्ड लॉस, जो लॉस अभी तक आपने बुक नहीं किया। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, हमने कल एक थ्योरी लिखी थी कि इट शुड बी द प्रैक्टिस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वो हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में अपनी असेट की बुक वैल्यू का कंपैरिजन उस असेट की जो मार्केट वैल्यू चल रही है उसके साथ कंपेयर किया जाए। और असेट की वैल्यू में अगर सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा हो, यानी कि आपने असेट की वैल्यू कम दिखा रखी है और मार्केट में उसकी कीमत ज्यादा है, या आपने असेट की वैल्यू ज्यादा दिखा रखी है और मार्केट में उसकी वैल्यू कम है, तो इसका मतलब तो आपने अपनी एसेट की वैल्यू को बैलेंस शीट में गलत दिखाया हुआ है। सुन रहे हो ना? आपने एसेट की वैल्यू को कम दिखाया हुआ है। तो अपन लोग क्या करें कि हम लोग अपनी एसेट को फेयर वैल्यू पर बुक्स में लेकर आए। तो अपने को हर ईयर के एंड में क्या करना पड़ेगा? अपनी एसेट्स का रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। अब रिवैल्यूएशन करने पर अकाउंटिंग इफेक्ट क्या आएगा? देखिए अपने कैपिटल जो ए हेडिंग लिखी है उसका हेडिंग बोलिए क्या लिखा है? फॉर द एसेट रीवैल्यूड फर्स्ट टाइम। हम ऐसी एसेट का रिवैल्यूएशन कर रहे हैं जिसका रिवैल्यूएशन उसकी लाइफ में पहली बार किया जा रहा है। अब इसमें दो सिचुएशन हो सकती है, या तो बुक में जो वैल्यू है उससे ज्यादा मार्केट में वैल्यू हो सकती है, या जो बुक में वैल्यू है उससे मार्केट वैल्यू कम हो सकती है। देखिए नंबर फर्स्ट आपने क्या लिखा है इसके अंदर? फॉर अपवर्ड रिवैल्यूएशन, मतलब बुक वैल्यू कम है और इसका फेयर वैल्यू ज्यादा है, तो अपने को एसेट की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। क्या करना पड़ेगा? नाउ इंक्रीज आप कर रहे हो तो एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। अब उसे आपको इंक्रीज करना है तो आप उस एसेट और क्या कर दीजिए? डेबिट कर दीजिए। देखो आपने एंट्री क्या लिखी है? एसेट अकाउंट डेबिट। नाउ स्टॉप। क्या टू पी एंड एल लिखा है क्या? अभी मैंने आपसे एग्जांपल शेयर किया था ना, 1,00,000 की मेरे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? 2,50,000। लेकिन क्या मैंने वो प्रॉफिट अर्न कर लिया है क्या? दिस इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को मैं पी एंड एल में ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है बेटे? ये तो मैं बेचने जाऊंगा तब मुझे रियलाइज होगा ना। इसलिए इस प्रॉफिट को मैं पी एंड एल में ट्रांसफर करने के बजाय कहाँ ट्रांसफर कर दिया? रिवैल्यूएशन सरप्लस। एंट्री बोलिए फटाफट। अपवर्ड रिवैल्यूएशन में एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। क्या आपको ये वाली एंट्री समझ में आ गई बेटा? अब नंबर सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन रेज होगा आपका, सर 1,00,000 की एसेट की मार्केट वैल्यू कितनी है? 80,000। तो आपने तो पीएनडल को डेबिट कर दिया, प्रॉफिट हो रहा था तो पीएनडल को क्रेडिट नहीं किया था। यहाँ लॉस हो रहा है तो आपने पीएनडल को क्या कर दिया? डेबिट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट सुना है आपने? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट सुना है? नहीं पहले बताओ सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना तो मैं सुनाता हूँ आपको। नहीं सुना है कभी भी? कोई बात नहीं। देखिए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स तो पढ़ा होगा ना? ये भी नहीं पढ़ा है? 11th क्लास से पढ़े थे आप लोग? 12th में भी आपने खूब सुने होंगे, बैलेंस शीट में होंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स एक तरह का ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें करंट ईयर की पीएनडल पे बर्डन डाल दिया जाता है ये सोचकर कि इतना पैसा फ्यूचर में डूब सकता है, इतना पैसा फ्यूचर में बैड डेट्स हो सकता है। हो सकता है, हुआ नहीं है, इट कैन हैपन इन द फ्यूचर। तो हम प्रेजेंट ईयर में ही
फ्यूचर एंटिसिपेटेड लॉसेस का अरेंजमेंट करंट ईयर में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को नाम देते हैं कंजर्वेटिज्म। क्या नाम देते हैं? कंजर्वेटिज्म। दूसरा नाम होता है इसका प्रूडेंस। क्या नाम होता है बेटे? प्रूडेंस। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। एक फैक्ट्री है, उसने अभी अभी अपना फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया है और 50-60 मशीनें उसने बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी मशीनें लगाई हैं। फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, क्या पहले साल में उन न्यू एसेट्स के ऊपर रिपेयर्स का भारी भरकम खर्चा आएगा क्या? मेंटेनेंस का भारी भरकम खर्चा आएगा क्या? सेकेंड ईयर में नहीं, थर्ड ईयर में नहीं, लेकिन धीरे धीरे फोर्थ फिफ्थ ईयर जैसे जैसे एसेट पुरानी होती चली जाएंगी, बूढ़ी होती चली जाएंगी, उनमें मरम्मत की जो कॉस्ट आएगी, रिपेयर से मेंटेनेंस का कॉस्ट आएगा, वो स्लाइटली धीरे 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 बढ़ना शुरू करेगा कि नहीं बढ़ना शुरू करेगा? थोड़ा दिमाग लगाइएगा। शुरू के साल में आपने प्रॉफिट कमाया होगा, लेकिन उसके अगेंस्ट खर्चे ज्यादा नहीं थे। एसेट्स बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रही थी, तो सेल्स बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन उसके अगेंस्ट रिपेयर्स और मेंटेनेंस के खर्चे इतने ज्यादा नहीं थे, तो आपका प्रॉफिट बम्पर प्रॉफिट दिखा रहा होगा। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी अराउंड ऐसा हो रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे एसेट चौथे साल में, पांचवें साल में, छठे सातवें साल में पहुंचेगी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी धीरे 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 क्या होती चली जाएगी? रिड्यूस। आपके पास डबल मार पड़ेगी। प्रोडक्शन क्वालिटी या प्रोडक्शन क्वांटिटी जो होगी वो धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जाएगी। एक तो सेल्स की जो इनकम उस पर्टिकुलर एसेट से होनी चाहिए थी, वो ग्रेजुअली क्या होती गई होगी? रिड्यूस। दूसरा एसेट क्या हो रही है? पुरानी, उन पे रिपेयर्स का, मेंटेनेंस का, बॉडी पार्ट्स चेंज करने का खर्चा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? डबल मार पड़ी ना बेटा। एक तरफ तो क्या हो रही है? इनकम रिड्यूस हो रही है। कौन सी इनकम? करेक्ट। कौन सा खर्चा बढ़ रहा है? डबल मार पड़ गई ना आपके पास। अब आप ध्यान से देखिए, 4 साल तो प्रॉफिट बहुत अच्छा आ रहा था, 5 साल के बाद में प्रॉफिट बहुत कम आने लग गया। इस बार आपने जो भी प्रॉफिट कमाया, उन प्रॉफिट से आपने खूब पार्टी वार्टी कर ली, खूब अरेंजमेंट्स कर लिए, खूब पैसे उड़ा लिए आप लोगों ने, क्योंकि प्रॉफिट बहुत अच्छे दिख रहे थे। लेकिन अब पांचवें साल में, छठे साल में डबल मार पड़ती गई, तो प्रॉफिट छोड़ो, धीरे धीरे कहाँ आते चले गए? लॉस में। और एसेट के लिए रिपेयर करने का खर्चा भी कहाँ से आएगा? जेब में पैसा होना चाहिए, तो भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो उस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू में ही क्या कर लेना चाहिए था? जो वो प्रॉफिट कमा रहे थे, उन प्रॉफिट को उन्हें रिपेयर्स एंड रिन्यूअल के खर्चे से पहले रिड्यूस कर लेना चाहिए था। यानी उनको एक एंट्री पास करनी चाहिए थी, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स अकाउंट। प्लीज रिपीट दिस एंट्री, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल। बेटा आपने किसको डेबिट किया अभी? P&L को। जैसे ही आप P&L को क्या करेंगे? डेबिट, आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे ही प्रॉफिट रिड्यूस होगा, आपके खर्च करने की जो कैपेसिटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और हम हर साल थोड़ा 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 पैसा बचाकर चलने लगे कि नहीं चलने लगे? तो एक तो प्रॉफिट भी क्या हो गए सर? इक्वल हो जाएंगे ना। शुरू में भी तो आप वैसे कम कर रहे थे प्रोविजन बना के, इस साल आपका प्रॉफिट वैसे ही कम हो रहा है कि खर्चा ज्यादा हो रहा है? टेल मी यस और नो। और जो आपने हर साल प्रोविजन में पैसा बचा रखा था, वो अब फ्यूचर में जब भी रिपेयर्स के भारी और कम खर्चे आएंगे, आप उस प्रोविजन से पैसा इस रिपेयर्स का एडजस्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तो बेटे हमने प्रेजेंट में ही फ्यूचर के बारे में सोच लिया कि नहीं सोच लिया? इसे कहते हैं कंजर्वेटिज्म अप्रोच, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस अप्रोच हम लेके चल रहे हैं कि प्रेजेंट में फ्यूचर एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस और लॉसेस को कंसीडर कर लेंगे, लेकिन एंटिसिपेटेड इनकम्स को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? मान लीजिए मुझे कोई, मेरे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर साहब ये कह दे, तो 5 साल यहाँ पढ़ा, 5 साल बाद तेरी साल की सैलरी 50 लाख कर दूंगा, तो बहुत अच्छी बात है, कर देना। तो 50 लाख रुपए की सैलरी 5 साल बाद करेंगे, मैं मेरे खर्चे आज ही 50 लाख के हिसाब से शुरू कर दूं क्या? कल को नहीं किया तो? बात समझ में आ रही है? अरे हो जाएगा तब करूंगा ना। मैं एंटिसिपेटेड इनकम्स को आज ही कंसीडर कर लूं, नुकसान होने की पूरी पूरी संभावना है। एम आई राइट? लेकिन मुझे फ्यूचर में ये खर्चा करना पड़ेगा, इस डर से मैं जो भी पैसा कमा रहा हूं उसमें से थोड़ा 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 रिजर्व या प्रोविजन बनाते चले जाऊं। कल को वो खर्चा हो गया तो मेरे को घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास एक सरप्लस हैंड पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म अप्रोच या प्रूडेंस अप्रोच। एम आई राइट? अब देखिए आपने सेकेंड एंट्री में एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही थी ना, तो आपने तुरंत उस लॉस को क्या कर लिया? रिकॉग्नाइज। प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज नहीं किया था पहले वाले केस में, लेकिन उस एंटिसिपेटेड लॉस को आप तुरंत क्या कर चुके हो? रिकॉग्नाइज कर चुके। इसलिए देखिए आपने एंट्री क्या पास की है? P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। दोनों एंट्री सामने आ गई बेटा। मेरी जब देख के बोलिए, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो
डिक्रीज होगी तो सारी बात समझ में है। अब देखिए आपने नेक्स्ट हेडिंग में कैपिटल बी लिखा हुआ है क्या, हेडिंग बोलिए उसकी, फॉर सब्सिक्वेंट रीवैल्यूएशन। सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है, वापस, इन फ्यूचर कभी भी वही काम दोहराया जाए तो उसे अपन क्या नाम देते हैं, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए आपने क्या लिखा है, फॉर द स्मॉल ए वाला पढ़ रहे होंगे आप है ना, फॉर द एसेट रिवैल्यूड अपवर्ड अर्लियर। जिस एसेट का हम दोबारा क्या कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन, यानी इसका पहले भी क्या हो चुका होगा, और पहली दफा जब क्या हुआ था रिवैल्यूएशन, तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई थी। क्या हुई थी बेटे, तो पहले भी आपके पास क्या था, प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट आपने कहाँ ट्रांसफर कर रखा था, रिवैल्यूएशन सरप्लस। पूरा बोलिए, सुनना है मुझे, किसमें, that profit had been credited to revaluation surplus earlier। अब इसी एसेट का जब दोबारा से क्या करने गए, रिवैल्यूएशन, तो वापस एसेट की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई। पहले भी क्या था, प्रॉफिट, अभी भी क्या है, पहले भी प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर किया था, रिवैल्यूएशन सरप्लस, अभी भी देखो आपने कहाँ पर ही ट्रांसफर किया हुआ है, रिवैल्यूएशन सरप्लस में। एंट्री देखो क्या लिखी है, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। बात समझ में आ गई। इंटरेस्टिंग एंट्री है ठीक सेकंड वाली, क्या लिखा है देखो, पहले तो क्या हुआ था, प्रॉफिट, जब पहली दफा क्या किया था एसेट का रिवैल्यूएशन तो प्रॉफिट हुआ था। अब इसी एसेट का सेकंड टाइम आप क्या कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन, तो क्या हो रहा है, लॉस। देखो आपने लॉस में अब सीधे पी&एल अकाउंट डेबिट टू एसेट नहीं कर रखा, क्या किया हुआ है, रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट, पहले डेबिट किया है ना, फिर किसको डेबिट किया और फिर क्रेडिट किसको किया है। अब एक बार एंट्री बोलिए, रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट टू एसेट। छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, पहले हमने जब एसेट को रिवैल्यू किया था तो 30,000 का प्रॉफिट हमारे को दिखाई दे रहा था। उस 30,000 के प्रॉफिट को हमने एक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था जिसका नाम है रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। कितने रुपीस बेटे, 30,000। अब जब इस एसेट का वापस से रिवैल्यूएशन किया गया तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि अब एसेट की वैल्यू 15,000 रुपए से डिक्रीज हो रही है। तो पहले प्रॉफिट कितने का था, अभी लॉस कितने का हो रहा है। अगर हम सीधे पी&एल के पास जाएंगे ना तो पी&एल हमें बोलेगा कि तो गलत बात है, प्रॉफिट होता है तो तुम किसको क्रेडिट करते हो, रिवैल्यूएशन सरप्लस, लॉस आता है तो मेरे पास आ जाते हो। ऐसा थोड़ी होगा, तुम्हारे को पहले प्रॉफिट कितना हुआ था 30,000 और अब लॉस कितना हो रहा है, तो पहले वो 15,000 का नुकसान मुझसे लेने की बजाय उस रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकालो। बात समझ में आ रही है, इसलिए देखो आपने पहले डेबिट किसको किया है। अब इस वाली एंट्री में क्या मुझे पी&एल से पैसा निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या, मान लीजिए नुकसान 20,000 का हो रहा होता तो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस टू एसेट ही होता, मान लीजिए नुकसान 30,000 का ही हो रहा होता तो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस टू एसेट ही होता, मान लो रिवैल्यूएशन करने पर 35,000 रुपए का लॉस हो जाता तो 5,000 किससे निकालते, पी&एल से। एंट्री बोलिए विद वैल्यू, रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट 30,000, पी&एल अकाउंट डेबिट 5,000 टू एसेट 35,000। एग्रीड और नॉट। नेक्स्ट केस देखो आपने क्या लिखा है, आपने जिस एसेट का दोबारा रिवैल्यूएशन करना चाहा है उसका जब पहली दफा क्या हुआ था, रिवैल्यूएशन, तो एसेट की वैल्यू क्या हो रही थी, डिक्रीज। आपने पैसा किससे ले रखा था, पी&एल से। अब इस एसेट का जब वापस से क्या करें आप, रिवैल्यूएशन, तो या तो हो सकता है एसेट की वैल्यू बढ़ जाए या एसेट की वैल्यू वापस से रिड्यूस हो जाए। अब एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। क्या हो रही है, यार इंक्रीज हो गई, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, हमने एसेट को तो डेबिट कर दिया, क्रेडिट हम जैसे ही रिवैल्यूएशन सरप्लस को करने जाएंगे तो पी&एल बोलेगा रुको भाई, लॉस होता है तो किसके पास आते हो, मेरे पास, प्रॉफिट होता है तो किसको देके आते हो। ऐसा नहीं चल सकता, पहले जितना मुझे लॉस हुआ था उतना लॉस मुझे कॉम्पनसेट कीजिए। देखो आपने एंट्री सीधे सीधे एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं कर रखा है, पहले क्या किया है, पी&एल। एग्जांपल से समझाता हूँ, मान लीजिए पहले लॉस हुआ था 20,000 का, तो आपने डेबिट कितना किया था, पी&एल 20। अब इसी एसेट का जब सब्सिक्वेंट आप रिवैल्यूएशन करने गए तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 15,000 का, पहले लॉस कितना था, अब प्रॉफिट कितना है, रिवैल्यूएशन सरप्लस को दें या पहले पी&एल का हिस्सा पूरा करें।
एंट्री बोलिए, एसेट अकाउंट डेबिट टू P&L 15,000। पहले लॉस कितना 20,000, मान लो प्रॉफिट भी 20,000 का हुआ। एंट्री बोलिए, एसेट अकाउंट डेबिट टू P&L कितना रुपीज 20,000। एम आई राइट? पहले लॉस कितना बेटा 20,000, अब प्रॉफिट है 30,000। एंट्री बनाओ, एसेट अकाउंट डेबिट 30,000 टू P&L 20,000 टू रिवैल्यूएशन सरप्लस 10,000। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लास्ट हेडिंग बोलिए, लास्ट में क्या लिखा है? पहले भी एसेट क्या हुई थी डाउनवर्ड, अभी भी क्या हो रहा है रिवैल्यू डाउनवर्ड। पहले भी क्या था लॉस, अभी भी क्या है, पहले भी किससे लिया था P&L से, अभी भी किससे लेंगे? एंट्री बोलिए, P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट। बात समझ में आ गई? अब ध्यान सुनना बेटा, जहां जहां आपने एसेट को डेबिट किया है वो एसेट किसी भी नाम की हो सकती है, कोई भी हो सकती है ना, बिल्डिंग हो सकती है, प्लांट हो सकता है, मशीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारे ICI ने कुछ टाइम टू टाइम बेसिस पे अकॉर्डिंग टू द नीड कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? आप CBSE बोर्ड से हैं सारे के सारे? जिन्होंने CBSE पढ़ा है रेज योर हैंड। कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़े थे आप लोग? कुछ याद है? AS3 आता था, तो जो आपने फॉर्मेट पढ़ा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही पढ़ा था कि ऑपरेटिंग में इस तरीके से प्रेजेंटेशन, इन्वेस्टिंग में इस तरह से होगा और फाइनेंसिंग में इस तरीके से होगा। तो जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें सब बात बताते हैं, वैसे ही पहले एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 चला करता था जिसका नाम था डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग। बोलिए क्या नाम था? डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग। और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एप्लीकेबल हुआ करता था, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट। बोलिए, ICI ने बाद में ये डिसीजन लिया कि डेप्रीशिएशन किसके ऊपर चार्ज होने वाला है। तो एक काम करते हैं ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 10 को अलग अलग करने के बजाय एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 को रिवाइज कर देते हैं और उस रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का नाम दिया गया PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बोलिए, मतलब जब बैलेंस शीट बनती है कंपनीज की तो वो लोग किस हेड में अपनी एसेट्स को दिखाते हैं? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बात समझ में आ गई? ये डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ेंगे बेटा क्योंकि कोर्स का पार्ट नहीं है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंटर और CA फाइनल आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। जो मैंने फिलहाल आपको बताया वो समझ में आ गया क्या कि हमने जो भी एंट्रीज पढ़ी है कि कब रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट होगा, कब P&L डेबिट होगा, वो अपनी मनमर्जी से नहीं किया है, उसकी सारी पंचायती कहाँ दी हुई है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जिसका नाम क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एम आई राइट? आपके मॉड्यूल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 होगा, जरा ओपन कीजिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। अगर मॉड्यूल लाए हो तो अच्छी बात है, नहीं लाए तो स्क्रीन पे देख लो एक बार। देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए मेरे साथ। Amazing Group had property, plant and equipment PPE with a book value of rupees 35 lakh on which date? 31st December 2019. The balance in revaluation surplus on that date was rupees 3 lakh. बेटा यहाँ तक अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं जवाब दोगे? बैलेंस किसका दिया हुआ है? तो बताइए जिस एसेट की हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो एसेट का फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हो रहा है या सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन? करेक्ट। कैसे पता चला आपको? पहले से रिवैल्यूएशन सरप्लस में 3 लाख का प्रॉफिट पड़ा है कि नहीं पड़ा है? यानी आपकी जो कॉपी में आपने जो आज फर्स्ट एंट्री लिखी है उसका इफेक्ट यही था कि नहीं था? द एसेट व्हिच इज रिवैल्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम, एंट्री क्या हुई होगी?
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन सरप्लस। समझ में आ गया? मैंने एसेट की जगह क्या बोलना शुरू कर दिया? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एम आई राइट? आगे, as part of their practice, it should be the practice of the business organization। कल थ्योरी में लिखवाया था आपको मैंने, उनकी जो प्रैक्टिस थी उसके अकॉर्डिंग, of revaluing the assets on yearly basis, another revaluation was carried out on which date? 31st December 2019. Evaluate the impact of revaluation if fair value as a result of revaluation done on 31st December 2019। देखिए, बुक वैल्यू कितनी है बेटा? अब मार्केट वैल्यू या तो कितनी हो जाए या फिर अच्छा, यहाँ प्रॉफिट होगा कि लॉस? यहाँ क्या होगा? यहाँ पर भी क्या होगा? अच्छा, पहले क्या था? प्रॉफिट। बोलिए, पहले क्या था? अभी भी क्या हो रहा है? पहले भी प्रॉफिट कहाँ गया था? अभी भी प्रॉफिट कहाँ जाएगा? बुक वैल्यू कितने की है बेटा? मार्केट वैल्यू। प्रॉफिट कितना? एंट्री बनाए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट बाय द वैल्यू 2 लाख। एम आई राइट? कर लोगे ना कॉपी में? बुक वैल्यू बेटा 35 और अब मार्केट वैल्यू 33। प्रॉफिट की लॉस? कितने का लॉस? सॉरी, 2 लाख का। चले P&L के पास। पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस से एंट्री बोलिए, रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट 2 लाख टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2 लाख। एम आई क्लियर? बुक वैल्यू, फेयर वैल्यू, लॉस, पहले P&L या पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस? पूरा रिवैल्यूएशन सरप्लस, मैक्सिमम रिवैल्यूएशन सरप्लस। पूरा तो कहां से ले सकते हैं? मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 3 लाख। वर्ड्स को सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा 4 लाख रिलेशन सरप्लस ले लो या मैक्सिमम रिलेशन सरप्लस से, तो मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ? दोनों में डिफरेंस हमने है, एंट्री बनाए विद वैल्यू बोलिएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट 3 लाख, P&L अकाउंट डेबिट 1 लाख टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 4 लाख। एम आई क्लियर? सारी बात समझ में आ गई? वंडरफुल। होमवर्क में कर लेना आप लोग ये ना। देखें, हम लोगों ने जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थे ना इस चैप्टर के, वो सारे कर लिए। 5 तो क्या डिस्कस किए बेटा? मेथड्स। दूसरा अपन ने कल किया था रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट और रिवीजन ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, और एक इंपॉर्टेंट था चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। याद है ना? 2019 से पहले वाली एसेट का 6 साल माना था, 2019 वाले का 10 साल माना था, और आज अपन ने उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ लिया कि एसेट की वैल्यू रीवैल्यू होने पर बढ़ेगी तो क्या एंट्री होगी, डिक्रीज होगी तो क्या एंट्री होगी। अब हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे जो पास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं और दोबारा भी आ सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के एसेट अकाउंट बनाना। अब आपको मैंने एक इलस्ट्रेशन 7 होमवर्क में दिया था, अगर हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं जो क्वेश्चंस आपको अभी करवाने वाला हूँ उन क्वेश्चंस में हो सकता है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7 का डाउट किसी को रहा हो तो वो सॉल्व हो जाए। लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। पढ़िए मेरे साथ क्या लिखा है। The LG Transport Company purchased 10 trucks at rupees 45 lakh each, यानी 4 करोड़ 50 लाख रुपए की वर्थ रही होगी 10 ट्रक की बेटा। कौन सी डेट को खरीदा? 1 अप्रैल 2016। आगे लिखा है ऑन अक्टूबर 1 2018, यानी दूसरे साल के मतलब 2 साल बाद, 2016 निकल गया, 17 निकल गया, 2018 में। बोलिए, वन ऑफ द ट्रक इज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट एंड इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड रुपीज 27 लाख इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस इन फुल सेटलमेंट। On the same day, यानी अक्टूबर 1 2018 को, another truck is purchased by the company for the sum of rupees 50 lakh। उन्होंने उसी दिन नया ट्रक कितने में खरीदा? 50 लाख। The company write off 20% on the original cost per annum, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेप्रिसिएशन कितना परसेंट लगाता है? 20%। कौन से मेथड से? SLF, यानी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। The company observe the calendar year as its financial year, मतलब इसकी जो अकाउंटिंग है वो जनवरी से शुरू होती होगी
और ईयर एंड 31 दिसंबर होता होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बोलिए। गिव द मोटर ट्रक अकाउंट फॉर 2 साल का मांगा है और वो 2 साल खत्म कब होंगे? 31 दिसंबर 2019, यानी 1 जनवरी 19 से 31 दिसंबर मांगा है या 1 जनवरी 18 से 31 दिसंबर 19 मांगा है? 1 जनवरी 18 से। करें हम लोग शुरू। अच्छा, जब हम लोग असेट अकाउंट बनाएंगे, असेट का नाम यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मोटर ट्रक। तो मोटर ट्रक अकाउंट जब बनाऊंगा तो जनवरी 1 2018 को ओपन करूंगा ना। 1 जनवरी 18 को ये 10 ट्रक खरीदे हैं या अप्रैल 16 को 10 ट्रक खरीदे? अगर मेरे को अकाउंटिंग 2016 से करनी होती तो मैं ट्रक अकाउंट के डेबिट में अप्रैल 1 16 को टू बैंक लिखा होता। अब यहाँ तो नहीं लिख सकता क्योंकि 2016 में 9 महीने एसेट काम आ गए और 2017 में 12 महीने एसेट काम आ गए। अब 2018 की बिगिनिंग में मैं कॉस्ट प्राइस लिखूंगा या डब्ल्यूडीवी लिखूंगा? नहीं, अक्टूबर में तो बेचा है बेटा। जनवरी 1 18 को जब टू बैलेंस बीडी लिखूंगा तो टू बैंक आएगा या टू बैलेंस बीडी आएगा? कॉस्ट आएगा या डब्ल्यूडीवी आएगा? हाउ डू वी कैलकुलेट डब्ल्यूडीवी? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। उतने ही साल का जितने साल बाद अपने को डब्ल्यूडीवी मांगनी है। अंडरस्टूड? करें शुरू। लिखिए बेटा, अक्टूबर 1 को तो बेचिए ऐसे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। मोटर ट्रक अकाउंट। फर्स्ट ऑफ जनवरी 2018। फॉर्मेट बनानी जल्दी से। बना लिया फॉर्मेट? चलिए, कौन से ईयर से बिगनिंग हो रही है एसेट की? जनवरी 1 18। टू बैंक या टू बैलेंस बीडी? अब क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया, कहीं पर भी आपको एसेट का डब्ल्यूडीवी 1 जनवरी 2018 का गिवन नहीं है, तो अपने को क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। देखिए ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 1। Calculation of WDV of asset as on 1st January 2018. Now, सबसे पहले तो कॉस्ट, कितने ट्रक परचेज किए हैं? एक ट्रक कितने रुपए का है? 45। तो टोटल ट्रक्स की कॉस्ट 4 करोड़ 50 लाख रुपए रही होगी बेटा। ओके। ना, सबसे पहले डेप्रीशिएशन हमें 1 अप्रैल 16 से 31 दिसंबर 16, दैट इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ्स। बेटा थोड़ा जीरो ध्यान से लगाइएगा, एक भी जीरो कम हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 4 करोड़ 50 lakhs मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 9/12। बेटा 9 महीना कैसे है वो समझ में आ गया आपको? इज इट 67,50,000? ये ना। Now, depreciation from 1st January 17 to
31 दिसंबर 17। बेटा WDV मेथड है कि SLM मेथड है? तो नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन 4 करोड़ 50 लाख पे लगाऊं या डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद वाली वैल्यू? करेक्ट। मल्टीप्लाई बाय 20%। ये देखिए 90 लाख आ रहा होगा। टोटल डेप्रिसिएशन इज इट 1 करोड़ 57 लाख 50,000 रुपीज? भाई 6750 पहले से था, 90 और हो गया, 90 प्लस 6 हो गया 150, 1 करोड़ 57 लाख 50,000। WDV का फॉर्मूला बोलेंगे जरा, कॉस्ट पता ये कॉस्ट कितना है? 4 करोड़ 50 लाख माइनस डेप्रीशिएशन कितना है? 1 करोड़ 57 लाख 50,000। क्या आपकी WDV 2 करोड़ 92 लाख 50,000 आ गई बेटा? चेक कर लीजिएगा, आप ये आना चाहिए। थोड़ा लिखने की स्पीड बढ़ाओ है ना। दिस इज WDV। कौन सी डेट की WDV? 1 जनवरी 2018। कैसे 1 जनवरी 18? क्यों? 2016 के 9 महीने, 2017 के 12 महीने, तो 1 साल 2 साल निकलने के बाद 1 जनवरी 18 को WDV आ गई है सेट की। लिख लिया वर्किंग नोट? वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस दे दीजिए, 2 करोड़ 92 लाख 50,000 रुपीज। अच्छा, ये साल एंड कब होगा? 31 दिसंबर 2018। अगर 31 दिसंबर 2018 तक पूरे साल भर में किसी भी तरह का कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई होती तो हम लोग वापस से पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन 90 लाख लगा दिया होता। लेकिन नाटक क्या हुआ है? अक्टूबर 1 18 को यानी करंट ईयर के बिगनिंग के 9 महीने पूरे हो जाने पर एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। एक ट्रक मतलब जिसकी कॉस्ट प्राइस 45 लाख रही होगी, उसका एक्सीडेंट हुआ है। बेटा ये एसेट अपन ने करंट ईयर में इतने महीने काम में ली है। थोड़ा थोड़ा दिमाग चलाओ ना। स्टार्ट कब से हुआ था? एक्सीडेंट कब हुआ? तो आपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 9 महीना असेट को काम में लिया है ना। तो पहले असेट को 9 मंथ्स तक काम में लेने का जो डेप्रीशिएशन आएगा वो यहाँ पे चार्ज होगा कि नहीं होगा? डेप्रीशिएशन चार्ज करने की एंट्री बोलिए। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर ट्रक अकाउंट। लिखो बेटा क्रेडिट साइड में, अक्टूबर 1 18। सारे ट्रक का एक्सीडेंट हुआ या एक ट्रक का? एक ट्रक का। एंट्री बोलेंगे अपन ने डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर ट्रक। देखो एक ट्रक की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 45 लाख। उसका कितना परसेंट? 20%। कितने मंथ्स का डेप्रीशिएशन? 9 मंथ्स का। इज इट 6,75,000 रुपीज? अच्छा, अपने को इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे मिले? यानी असेट के जाने पर पैसे आए हैं हमारे पास। असेट खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है? असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेचने पर भी आप इंश्योरेंस से पैसा मिलता है तो रिवर्स एंट्री हो जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। कौन सी डेट को पैसा मिला? अक्टूबर 1 18 बाय ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्लेम। देखिए कितने रुपए का क्लेम मिला? 27 लाख। लेकिन जो 27 लाख रुपए का क्लेम मिला है, क्या वो सफिशिएंट मिला है कि हमें प्रॉफिट ना हो, लॉस ना हो? तो अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले वर्किंग नोट बनाकर प्रॉफिट और लॉस ऑन क्लेम ऑफ असेट निकालना पड़ेगा बेटा। चलिए ये लिख लिया सबने आकर। वर्किंग नोट नंबर 2।
कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन क्लेम रिसीट ऑन 1st of October 2018। बेटा एक बात बताइए, कोई एसेट अप्रैल 1st 16 में खरीदी गई तो उसकी कॉस्ट प्राइस 45 लाख थी, उसे अक्टूबर 1st 18 को 27 लाख में बेच दिया गया, तो मैं 27 लाख रुपए की सेलिंग प्राइस का कंपैरिजन उसकी कॉस्ट प्राइस 45 लाख से करूंगा क्या? नहीं नहीं, हमें 27 लाख का वैल्यू मिला कौन सी डेट है? तो 1 अक्टूबर 2018 को जो एसेट की WDV रही होगी उसी से कंपैरिजन होगा बेटा। लिखो WDV ऑफ टोटल ट्रक्स ऑन 1st of January 2018। अब ये वैल्यू आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं लिखूंगा। देखिए मैंने लिखा क्या, बोलिए। WDV ऑफ टोटल ट्रक्स, मैं एक ट्रक की बात कर रहा हूं या पूरे 10 ट्रक की बात कर रहा हूं? कौन सी तारीख की बात कर रहा हूं बताइए? करेक्ट, 2,92,50,000। मैं ये क्या दिमाग लगा रहा हूं बेटा, मुझे एक ट्रक की वैल्यू पता करनी होती तो मेरे को वही पहले अप्रैल 16 से लेकर दिसंबर 16 का 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता, फिर जनवरी 17 से लेकर 31 दिसंबर 17 तक का वही नाटकबाजी दोबारा करनी पड़ती है। अरे भाई, मैंने अभी अभी सभी ट्रक की वैल्यू कौन सी डेट को पता कर ली थी? 1 जनवरी 2018। ये कितने ट्रक की वैल्यू है? और जिस ट्रक का एक्सीडेंट हो रहा है वो इन्हीं ट्रक में से कोई एक ट्रक है कि नहीं? करेक्ट। तो WDV ऑफ डैमेज्ड, लिखिए WDV ऑफ डैमेज्ड ट्रक ऑन 1st January 2018 is equals to 2,92,50,000 divided by 10, is it 29,25,000 रुपीज बेटा। ये कौन सी डेट की WDV आई? 1 जनवरी 2018, यानी करंट अकाउंटिंग ईयर की बिगिनिंग में इसकी WDV आई। आपने इस एसेट को कब तक काम में ले लिया था? अक्टूबर 1st तक, यानी 9 मंथ्स तक काम में ले लिया था। तो नाउ लेस depreciation from 18 to 1st October 2018 कितना? 6,75,000, यानी कि आपके पास एसेट की WDV 1 अक्टूबर 2018 को कितने रुपए तक पहुंच गई? 50,000 ओनली, शायद 22,50,000 ही होगा शायद, है ना बेटा? जिस समय ट्रक का एक्सीडेंट हुआ उस टाइम पे एसेट का WDV कितना चल रहा था? 22,50,000। अगर मुझे इतने ही क्लेम मिले होते तो नो प्रॉफिट नो लॉस, इसे कम मिला होता तो लॉस। लेकिन देखो लकीली पैसा ज्यादा मिला कि नहीं मिला? कितना मिला? 27 लाख। देखो इंश्योरेंस क्लेम रिसीट, $27 lakh less WDV on 1st October 18, 22,50,000। Now 4,50,000, 4,50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ या लॉस? करेक्ट। अच्छा, प्रॉफिट्स डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं? प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड, लॉसेज आर डेबिटेड। नोट कर लो इसे।
ये तरीका आपको समझ में आ गया ना? कौन सा बेटा? अभी अभी अपन लोगों ने इस एसेट को कब से शुरू किया था और कहाँ पे इसका एक्सीडेंट हुआ? तो 9 महीने का फर्दर डेप्रिसिएशन करंट ईयर अमाउंट लगाना, 45 लाख का 20% 9 मंथ्स का। ठीक है, कर लिया नोट सभी ने? तनवीर बेटा मैं एक ट्रक की बात कर रहा हूँ, 10 ट्रक की बात नहीं कर रहा। 10 ट्रक्स का डेप्रिसिएशन 67,50,000 आएगा, लेकिन जिस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है वो 10 ट्रक नहीं है, एक ही ट्रक है, इसलिए 45 लाख का 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। सबने नोट कर लिया यहाँ तक? अब देखिए प्रॉफिट हुआ था तो मेरे को प्रॉफिट को क्रेडिट डालना पड़ेगा, यानी असेट को तो डेबिट करेंगे और प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे। एंट्री बोलिए, मोटर ट्रक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल। हालांकि इसे सेल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्योंकि असेट जा रही है, आ रही है तो खरीदते हैं, जाती तो बेचा हो मान लेते हैं। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया बेटा? 4,50,000। ब्रैकेट में किसका रेफरेंस देंगे? वर्किंग नोट नंबर 2 का। और ये प्रॉफिट बुक्स में कौन सी डेट को आया था? अक्टूबर 1, 2018। अभी क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे तो क्या अपन ने इसी दिन एक नई असेट और खरीदी थी क्या? कितने में खरीदी? 50 लाख। अब असेट को खरीदने की एंट्री बोलिए, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी मोटर ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या अब 31 दिसंबर 18 तक कोई और इवेंट हुई है क्या? नहीं, अब ये हमारा साल एंड हो गया। अब ईयर एंड कौन सी डेट को हो रहा है? 2018। डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री बोलिए, टू मोटर ट्रक अकाउंट बाय डेप्रिसिएशन। वर्किंग नोट नंबर 3। वेरी बेसिक क्वेश्चन, पुराने कितने ट्रक थे? 10 थे, मैंने पूछा थे। अब कितने बचे हैं? पुराने में से 10 में से एक चला गया, कितना बचा? ये जो 9 ट्रक है ये कब से काम में आने शुरू हुए थे? 1 जनवरी 2018। और कहां तक काम में आते रहे? तो पुराने ट्रक पे तो पूरे 12 महीने का डिप्रेशन लगेगा, 10 पे या 9 पे? बात समझ में आ गई? और एक नया ट्रक कौन सी डेट को खरीदा, वो कब तक काम आया? तो नए पे तो कितने मंथ्स का, पुराने 9 पे कितने मंथ्स का? 12 मंथ्स का। समझ में आ गई बात? लिखिए, वर्किंग नोट नंबर 3। सबसे पहले ओल्ड ट्रक्स, 10 - 1 = 9। बेटा एक ट्रक की कीमत कितने रुपए की थी? 45 लाख। तो ऐसे 9 ट्रक की कीमत देखो कितनी हो गई, 4 करोड़ 5 लाख की हो गई क्या? यस। 4 करोड़ 50 लाख में से 450 में से 45 हटा दो तो बचा हुआ 4 करोड़ 5 लाख ही आएगा ना बेटा। डेप्रीशिएशन, WDV मेथड है कि SLM? इस क्वेश्चन में सबसे आसान बात यही है कि मेथड कौन सा है, वरना WDV होता ना तो कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती। ये अपन लोग कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे, वहाँ पे WDV मेथड दिया हुआ है। तो मन में ऐसा नहीं रहे कि नहीं सर हमको मौका नहीं मिला WDV पढ़ने का, पूरा मौका मिलेगा। ठीक है? कितना? 81। ये तो कौन से ट्रक की बात हो गई? ओल्ड। अब किसकी बात कर ले बेटा? न्यू। न्यू वाला कितने का था?
50 का 20%, कितने मंथ्स का? कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का ना। 2,50,000. So total depreciation on 31st December 18 is 83,50,000. पहले बोलो आपको समझ आया क्या? फटाफट नोट करो इसे. कर लिया? 83,50,000 एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री आप पहले से ही कर चुके. 83,50,000. नाउ ऑन 31st December 2018 एसेट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बेटा. क्या बोलेंगे हम उसे? बाय बैलेंस सीडी. डेबिट का टोटल लगाइए फटाफट, और डेबिट का टोटल लगा के मुझे बता भी देना. क्या? 3 लाख 3,47,00,000. बाय बैलेंस सीडी 3,47,00,000 में से क्रेडिट साइड का टोटल लेस कर दो. जितना कैलकुलेटर की प्रैक्टिस आप यहाँ करेंगे ना, उतना ही बेनिफिट आपको एग्जाम में होगा. तो कैलकुलेटर रोज लेकर आए. करेक्ट. 2,29,75,000. तो ये हो गया 3,47,00,000. ठीक है बेटा. अपने से क्वेश्चन 1 साल के एंड का ही मांगा था या 2 साल के एंड का मांगा था? 2 साल के एंड का ना. ये कौन सा ईयर एंड हुआ है अभी? फर्स्ट ईयर. अच्छा, जो बाय बैलेंस सीडी लिखा था अपन ने, क्या वो 1 जनवरी 19 को टू बैलेंस बीडी हो जाएगा क्या? ये लिख लिया अपन ने, टू बैलेंस बीडी. दैट इज रुपीज 2,29,75,000. ये सही तो है ना बेटा? वैल्यू चेक किया है ना आपने? अच्छा, अब क्या 1 जनवरी 19 से लेकर 31 दिसंबर 19 तक क्या कोई और असेट पुरानी कोई बेची गई हो या नई कोई खरीदी हो? कहीं लिखा हुआ था क्या? नहीं. इसका मतलब ये पुरानी और नई ट्रक कितने महीने काम आए हैं इस साल में? पूरे 12 महीने. लिखो 31 दिसंबर 2019. डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर ट्रक अकाउंट. और एक इस क्वेश्चन का आखिरी वर्किंग नोट नंबर 4. Calculation of depreciation on 31st December 2019. सबसे पहले तो किन ट्रक्स की बात कर ले बेटा? ओल्ड ट्रक्स. तो ओल्ड ट्रक की कीमत तो 4,05,00,000 चल रही थी बेटा. इस पे कितना परसेंट? 20%. 81 लाख आ रहा है क्या? और न्यू ट्रक ऑनली.
50 लाख, इसमें 3 मंथ्स का लगाऊं, 9 मंथ्स का लगाऊं या 12 मंथ्स का? क्योंकि जनवरी 19 से 31 दिसंबर 19 तो पूरे 12 महीने होंगे। क्या टोटल 91 लाख आ गया? ओ देख लिया बेटा, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री अपन लिख चुके हैं ऑलरेडी। बाय डेप्रिसिएशन 91 लाख, और अब 31 दिसंबर 19 2,29,75,000 माइनस 91 लाख, 1 करोड़ 38 लाख 75। समझ में आया क्वेश्चन? ये पास्ट एग्जाम्स में 2 बार पूछा हुआ है। ट्रक की जगह बस बना दिया गया था, ट्रक की बजाय कितनी बस आ गई थी? 10। मतलब क्वेश्चन मॉड्यूल से था और व्हीकल का नाम ट्रक की बजाय क्या रख दिया गया था? बस। तो अब की बार एयरप्लेन भी आ सकता है, कुछ भी बना सकते हैं लोग। मेरे कहने का मतलब ये है कुछ भी बना सकते हैं, सिंपल मोटर व्हीकल भी बोल सकते हैं, कार बोल दे, कुछ भी बोल दे, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही रहेगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का आएगा, आपने, हाँ 10 मार्क्स। अच्छा, हमको टाइम ज़्यादा लगा इसमें, क्यों ज़्यादा लगा? बिकॉज एक तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। यही क्वेश्चन आप घर जाके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जितना टाइम अपन ने लिया है उसके 70% या 60% में टाइम में क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा, वर्किंग नोट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप देखिए आपने हर एक ब्रैकेट में क्या लिखा है, इसका रेफरेंस दिया है ना वर्किंग नोट्स का। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड, now the machinery account of a factory showed a balance of rupees 19 lakh on January 1st 2019। यही समझ लीजिए, ये 19 लाख कॉस्ट प्राइस है कि WDV? कैसे पता चला? बैलेंस, ओके। इट्स अकाउंट्स वर मेड अप अपॉन 31 दिसंबर ईच ईयर, यानी जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर में खत्म होता है। एंड डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ एट द रेट 10% पर एनम अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी कौन सा मेथड है? WDV। ऑन 1 जून 2019, यानी करंट ईयर के 5 महीने निकलने के बाद, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई निकल गया, उसके बाद 1 जून को a new machinery was acquired at a cost of rupees 2,80,000 and installation charges incurred in erecting the machine, erecting मतलब installation, works out rupees 8920। तो असेट का वैल्यू केवल इतना है या दोनों का टोटल? ऑन 1 जून 2019, यानी आज ही के दिन, अ मशीन which had cost rupees 4,37,400 on which date, एक असेट जो 1 जनवरी 2017 में कितने में खरीदी गई थी? 4,37,400 में, उसे आपने कौन सी डेट को बेच दिया है? 1 जून 2019 वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 75। बात समझ में आ गई? यानी 1 जून को फिलहाल 2 काम हुए, एक नई एसेट खरीदी, एक पुरानी एसेट को बेच दिया। अनदर मशीन विच हैड कॉस्ट of rupees 4,37,000 on which date? 18 was scrapped, खराब हो गई थी, कबाड़ में अपन ने उठाकर फेंक दिया। On the same date and it realized nothing, पुरानी वाली के तो कितने मिले थे? 70, इससे कुछ भी नहीं मिला। यानी 1 जून 2019 को 3 काम हुए, एक नई खरीदी और पुरानी में से 2 बेच दी। आगे क्या बोलता है? राइट अ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर विच ईयर?
जनवरी से शुरू होगा, दिसंबर में खत्म होगा। अलाउइंग द सेम रेट ऑफ डेप्रिशिएशन, मतलब वही 10% एज इन द पास्ट, कैलकुलेटिंग डेप्रिशिएशन टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ए रुपी। मतलब आपका आंसर अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसे अप्रॉक्सीमेट करके 10 रुपए के नियरेस्ट में कैलकुलेट करेंगे। करें शुरू। ये क्वेश्चन भी किसके ऊपर बेस्ड है? वर्किंग नोट्स, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन अपन दिखाएंगे प्रॉफिट का, लॉस का, डेप्रिशिएशन का, के लिए क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। रेडी? लिखो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सेकेंड। थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा बिकॉज टाइम हो जाएगा वरना लेक्चर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। साल की बिगनिंग 1 जनवरी 2019 से होगी। टू बैंक लिखे या टू बैलेंस बीडी? लिखो। रुपीज 19 लाख। इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि अपने को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। रुपीज 19 लाख। बेटा नए कामकाज कौन सी डेट को हुए? 1 जून 2019 को। हमने एक नई एसेट खरीदी। एसेट खरीदने पे एंट्री बोलिए। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक। $2,80,000 तो परचेज प्राइस थी और 8,920 क्या है बेटा इसकी? इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो क्या टोटल 2,88,920 हो गया? अब देखिए 1 जून 2019 को अगर कोई पुरानी एसेट बेची नहीं गई होती तो हम लोग इधर की तरफ डेप्रीशिएशन 31 दिसंबर 2019 पे चार्ज कर रहे होते। इसका तो कितना परसेंट? 10% पूरे 12 महीने का। इसका 10% 7 मंथ्स का, जून से लेकर दिसंबर। सही बोला ना एकदम? लेकिन बीच में क्या हुआ? 1 जून को एक एसेट जो 4,37,400 को 400 में जनवरी 1 17 में खरीदी थी उसे अपन ने बेच दिया। पहले तो जिस एसेट को अपन ने 1 जून को बेचा है उस एसेट को करंट ईयर में जनवरी में काम में लेना शुरू किया होगा। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई, 5 महीने का डेप्रिशिएशन लगेगा ना बेटा? डेप्रिशिएशन चार्ज करने की एंट्री बोलिए। डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। लिखो बाय डेप्रिशिएशन। तो अपना पहला वर्किंग नोट किस चीज का बनेगा? उस एसेट के ऊपर डेप्रिशिएशन जिसको अपन ने 1 जून 19 को बेचा है। अगर ये क्वेश्चन कौन से मेथड का होता तो 4,37,400 का 10% 5 महीने का लगाकर यहीं पर आंसर निकाल दिए होते अपन लोग। यहाँ ब्रैकेट में लिखता मैं ये सारी बन जाएगी। अब नहीं कर सकते क्योंकि मेथड कौन सा है और मुझे 4,37,400 जो है वो कौन सी प्राइस गिवन है? कॉस्ट। और वो भी कौन सी डेट की? 1 जनवरी 17। तो पहले 17 का पूरे साल का डेप्रिशिएशन, फिर 18 के पूरे साल का डेप्रिशिएशन। तो 2 साल बाद की पहले क्या निकालेंगे? WDV। और फिर उसके ऊपर कितने मंथ्स का डेप्रिशिएशन? 5 महीने का। लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिशिएशन ऑन सोल्ड एसेट ऑन 1 जून 2019, cost on 1 January 17। मेथड दोबारा बोलिए कौन सा है?
तो बेटा मुझे कॉस्ट पे मेथड डेरिवेशन लगाना होगा या डब्ल्यूडीवी पे लगाना? तो पहले मुझे इस एसेट की करंट ईयर की बिगनिंग की डेप्रिशिएट लेस करने के बाद डब्ल्यूडीवी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी. हाउ डू वी कैलकुलेट डब्ल्यूडीवी? कॉस्ट माइनस डेप्रिशिएशन. लिखिए डेप्रिशिएशन फ्रॉम 1st January 17 to 31st December 17. 4,37,400 का 10%, 43,740. और अब नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये एसेट तो नेक्स्ट ईयर भी पूरी काम में आई होगी ना बेटा? करेक्ट. आप इसमें से क्या लेस कर देंगे? एसेट का डेप्रिशिएशन लेस कर देंगे. 393,660. ओके. इसके ऊपर कितना परसेंट लगाएंगे बेटा? बोलिए. 393,666. एक सेकेंड. 393,666 का डेप्रिशिएशन आ जाएगा बेटा. अब ये बताइए डेप्रिशिएशन 2017 का लग चुका है और 2018 का लग चुका है. तो पहले तो टोटल डेप्रिशिएशन जो है वो लेस कर ऐड कर लो पहले से. या चलो काम आसान कर देते हैं, छोड़िए इसको एक बार. लिख लें WDV ऑन 1st January 2019. अब आप इस वैल्यू में से खाली यही वैल्यू लेस कर दो. 3,54,200. बेटा ध्यान से सुनिए, सब छोड़ दीजिए, मेरी बात ध्यान सुनिए. ये जो वैल्यू हमने आइडेंटिफाई की है ना, ये कौन सी एसेट की डब्ल्यूडीवी है? जिसको अपन ने करंट ईयर में 1 जून को बेचा है. और कौन सी डेट की डब्ल्यूडीवी है? 1 जनवरी 2019. मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा. हमें टोटल डब्ल्यूडीवी टोटल एसेट की कौन सी तारीख की पता थी? 1 जनवरी. अरे जब मुंह से बोलो ना. पक्का? कितने रुपए की? इसी 19 लाख में ये 3,54,954 इंक्लूडेड है कि नहीं? पक्की बात समझ में आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू अपन ने आइडेंटिफाई की है. क्यों? क्योंकि हम लोग साल के एंड में जिन एसेट को पूरे साल कंटिन्यू किया होगा उन पर 12 महीने का डेप्रिशिएशन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लेकिन पूरी एसेट तो कितने की थी? 19 लाख. उनमें से जिस एसेट को बेच दिया होगा उनको हटाना होगा कि नहीं हटाना होगा? बची हुई का क्या लगाना होगा? एम आई राइट? अब लिखो डेप्रीशिएट, जो हमारे इस वर्किंग नोट का आंसर है. डेप्रीशिएशन फ्रॉम 1st January 19 to 1st of June 19. 354,294 का 10% कितने मंथ्स का? 5 मंथ्स का. बोलिए. देखो फिर से ट्राई करो. हाँ 14762 आएगा है ना? 14762 मल्टीपल ऑफ रुपीज में करेंगे तो 14,762.25 है, तो अप्रोक्सीमेट 1462 ही आएगा ना बेटा? 14,760. ओके. डेप्रिशिएशन लगाने की एंट्री, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी. बेटा फटाफट बोलिए, आपको ये बात समझ में आ गई क्या? इक्वेशन आज तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जितना अपन कर सकते हो उतना कर लेते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे. ये डेप्रिशिएशन निकालना समझ में आ गया? एक बार क्विकली वापस समझा देता हूँ. मेरा मेथड कौन सा है डेप्रिशिएशन का? इसलिए मुझे सबसे पहले करंट ईयर की बिगनिंग की क्या निकालनी पड़ेगी? डब्ल्यूडीवी. ये एसेट अपन ने खरीदी कब थी? 1st January 2017. कितने में? 4,37,400.
इस पे पहले 2017 का डेप्रेशन लगाया तो 1 जनवरी 2018 की WDV आई। इस पे 2018 का डेप्रेशन लगाया तो जनवरी 1 2019 की WDV आई। ये हमारे लिए, आपने स्टार बना लिया क्या इसके आगे? बना लें आप लोग, ये वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वो एसेट है जिसको अपन ने जनवरी 1 से काम में लेना शुरू किया और कब तक काम में लिया? 1 जून 2019, जो कितना आ गया? 14,762। 14,762। बेटा ये एसेट अपन कितने में बेचे हैं? देखो 75। कौन सी डेट को बेची अपन ने? 1 जून 2019। बेचने पर एंट्री बोलिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी ना, बाय बैंक। कितना रुपीज आ गया? 75। लेकिन अब एसेट को बेचा है तो बेचने पर जितना पैसा मिला क्या इतना ही मिलना चाहिए था? प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर सेकेंड, ऑन सेल ऑफ एसेट। अच्छा एक बात बताए, जिस एसेट को हमने बेचा उसके साल की बिगिनिंग में WDV 354,294 क्या हमने इसी दिन बेचा है क्या एसेट को? कब बेचा? 5 महीने बाद। तो अपने को यहां से इतना डेप्रिसिएशन और लगाना पड़ा बेटा। तो पहले मैं इसमें से ये वैल्यू लेस करूंगा तब WDV निकल कर आएगी ना। एक बार फिर से बोला पहले, WDV ऑन 1 जून 2019 लिखेंगे अपन लोग पहले तो 354,294 माइनस 14,762। बोलो 3,39,532। एक बार इसे हिंदी में बोल के बताओ। 49 नहीं 39, 3,39,532। इंग्लिश में के बजाय अगर हिंदी बोल सकते हैं तो ट्राई टू स्पीक इन हिंदी, बिकॉज ये 1000 थोड़ा सा सुनने में थोड़ा गड़बड़ करता है। 3,39,532 बोलेंगे तो सही समझ में आ जाएगा। आप लोग बोलोगे जो मैं जल्दी कन्विंस हो जाऊंगा, ठीक है? ऐसा नहीं है मुझे इंग्लिश नहीं आती, बस थोड़े शब्द जो होते हैं वो जल्दी समझ में आते हैं। अगर हम इतने में ही बेचते तो प्रॉफिट होता कि लॉस? नो सर, नो प्रॉफिट नो लॉस। बट अपन ने बेचा कितने में? नाउ लेस सेलिंग प्राइस हाउ मच? 75। बताइए लॉस कितना? 2,64,532। ओके, 2,64,532। ये आ गया लॉस या प्रॉफिट? लॉस ऑन सेल। अच्छा लॉस क्या होता है? डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? तो लॉस डेबिट हो जाएगा तो एसेट अकाउंट अपने आप ही क्रेडिट हो जाएगा ना बेटा। एंट्री बोलेंगे एक बार मेरे साथ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, या लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। ये नोट कर लिया, समझ में भी आ गया। ये फाउंडेशन भले ही आप पढ़ रहे हो, ये क्वेश्चंस आपने 11th क्लास में किए हुए है ना, याद है ना? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट डेबिट हो जाएगा तो एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट। 1 जून 2019 लॉस ऑन सेल कितना है बेटा? ये फिर से बोलेगा 264,532। करेक्ट। थोड़ा बहुत समझ में आया, पूरे की गारंटी नहीं ले रहा, थोड़ा बहुत आया समझ? तुम लोग को पूरा आ गया ना? चलो कल आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। कल हम लोग इस क्वेश्चन में अब सिर्फ 2 काम करने बाकी हैं। एक एसेट जो स्क्रैप की है उसकी भी अकाउंटिंग ऐसे ही होगी, फिर 31 दिसंबर 19 का टोटल डेप्रिसिएशन। चल हाँ बेटा, चैप्टर नहीं, एक दिन और लगेगा, बड़ा है काफी चैप्टर।